हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ूप परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग, मैथ, साइंस के पूरे पेपर का हल देखेंगे। बेस्ट लेवल के 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो साथियों, यदि आप सभी का एग्जाम अभी बाकी है, अभी आपका एग्जाम होने वाला है, तो इस पेपर को कंप्लीट देख कर जाइएगा, क्योंकि यह पेपर पूरे 14 शिफ्टों के आधारित पर होने वाला है। 27, 28, 1, 2 और आज 3 दिसंबर का पहला और दूसरे शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। तो यह पूरा पेपर 14 शिफ्टों के आधारित पर होने वाला है। तो अपने शिफ्ट से पहले इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। आज के इस पेपर को कंप्लीट लगा कर जाइए। बहुत सारे क्वेश्चन आपको डिटो देखने को मिलेगा, प्लस आज जो 3 दिसंबर के पहले और दूसरे शिफ्ट में सॉल्व पूछे गए थे उसके आधारित पर पूरा पेपर होने वाला है। प्लस बहुत सारे क्वेश्चन आपको रियल भी मिलेंगे जो अभी तक 14 शिफ्टों में ग्रुप डी के पेपर में पूछे गए, क्योंकि बार बार वही सब सवाल रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो इसलिए अपने पेपर से पहले इस पेपर को कंप्लीट लगा कर जाइएगा, देख कर जाइएगा, आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। आप किसी भी शिफ्ट को आसानी तरीके से क्रैक भी कर सकते हैं, क्योंकि सवाल का लेवल बहुत ही आसान आ रहे हैं। तो इस पेपर को हल करने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि सवालों का लेवल कैसे पूछे जा रहे हैं और आने वाले दिनों में भी सवालों के लेवल कैसे पूछे जा सकते हैं, चाहे रीजनिंग हो, मैथ हो, साइंस हो, जीएस हो, चाहे आपकी करंट अफेयर हो। ओके, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज का क्लास शुरू करेंगे रीजनिंग के साथ। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न, एसबीसीएफ एक निश्चित तरीके से आरएडीजी से संबंधित है, एनवीएमओ उसी तरीके से एमयूएनपी से संबंधित है। तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए जीयूएक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैसे एसबीसीएफ, इसका रिलेशन दिया है आरएडीजी। तो पहले हम इनका रिलेशन बनाते हैं, देखते हैं इसमें क्या पैटर्न फॉलो हुआ है। तो इनका कोड करिए। जैसे यस होता 19, आर होता 18, बी होता 2, ए होता 1, सी होता 3, डी होता 4, एफ होता 6 और जी होता 7। 19 से 18 यानी इसमें -1 हुआ है। 2 से 1 इसमें भी -1 हुआ है। 3 से 4 इसमें +1 हुआ है। 6 से 7 इसमें +1 हुआ है। यानी स्टार्टिंग के 2 अक्षर में -1 हुआ है और लास्ट के 2 अक्षर में +1 हुआ है। तो अब देखिए यही सेम पैटर्न हम जो हमसे पूछा है GUAX पे भी फॉलो करते हैं। देखिए GUAX, तो स्टार्टिंग के 2 अक्षर में -1 करना है और लास्ट के 2 अक्षर में +1 करना है। जैसे जी में से जी के पहले कौन अक्षर आता है? एफ आता है। यू के पहले कौन सा अक्षर आता है भाई? यू जैसे आपका 21 होता है तो उसके पहले 20 यानी टी आ जाएगा, एफ टी। ए में 1 जोड़ देंगे यानी बी हो जाएगा। ए के बाद क्या आता है? बी आता है। एक्स के बाद क्या आता है भाई? वाई आता है, यानी एफ टी बाई बी वाई होगा। यानी पहले का ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 2 सवाल आपको इस तरह मिलेगा आपके पेपर में एक ही शिफ्ट में, यानी 2 नंबर इस तरह का सवाल आपको देकर जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 2-2 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, नंबरों वाला जो श्रृंखला दिया रहता है। जैसे देखिए 4, 6, 10, 18, 34 क्वेश्चन मार्क। बताइए क्या होगा अगली संख्या? 4, 6, 10, 18, 34। तो इसके आगे कौन सी संख्या आएगी बताइए? तो नंबरों का जो श्रृंखला वो बढ़ रहा है, यानी इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया है। जैसे 4 से 6 तो +2 किया है, 6 से 10 +4 किया है, 10 से 18 तो इसमें +8 किया है, 18 से 34 तो 18 से 34 यानी इसमें +16 कर दिया है। तो ध्यान से देखिए, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16। तो उसी प्रकार हम 16 का दुगना करके हल करेंगे, यानी 16 का दुगना क्या हो जाएगा? 32। तो लास्ट वाली संख्या 34 है और 32 है, तो इन दोनों को जोड़िए कितना आएगा? 32 और 34 तो होता है 66। यानी हमारी इस क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर क्या आएगा? 66 आएगा। यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तरीका सीखिएगा भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को हल करिए। 7 व्यक्ति है LMNOPQ और R एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। एक तो देखिए गोला मेज वाला दे रहा है और एक उत्तर की जैसे कि सीधी पंक्ति है, सभी 7 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे। 2 सवाल हर शिफ्ट में दे रहे हैं भाई। तो इस सवाल को जरा हल करिए। जैसे 7 व्यक्ति हैं भाई,
उत्तर, जैसे दिशा तो आप जानते हैं ना कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड साउथ, यानी ये उत्तर की, यानी ऊपर की तरफ देख रहे हैं, उत्तर की साइड देख रहे हैं सातों व्यक्ति। एक पंक्ति में बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए एक एक लाइन हम पढ़ेंगे, एक एक लाइन कंप्लीट करते चलेंगे। जैसे यम जो है वो पी के ठीक बाईं ओर बैठा है, ओ जो है वो क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, आर जो है वो पी के ठीक दाईं ओर तथा एल के ठीक बाईं ओर बैठा है, यन जो है यल के ठीक दाईं ओर तथा ओ के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो यन के बाईं ओर से दूसरे स्थान में कौन बैठा है? चलिए हल करिए भाई, क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर, निकालिए फटाफट हल करिए भाई। तो अब देखिए एक एक लाइन कंप्लीट करते चलेंगे। पी के ठीक बाईं ओर एम बैठा है, तो भाई पी के ठीक बाईं ओर, तो पी को यहाँ बैठा लेते हैं भाई, यम को यहाँ बैठा लेते हैं। पी को यदि हम यहाँ बैठाएंगे तभी तो पी के ठीक बाईं ओर यम बैठेगा। एक लाइन कंप्लीट हो गया। दूसरा लाइन देखिए, ओ जो है वो क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी क्यू के ठीक बाईं ओर ओ बैठा है। तो भाई अब लास्ट में यहाँ पे क्यू को बैठा देते हैं, तो इसके जस्ट लेफ्ट हैंड में ओ बैठ जाएगा भाई। सवाल जैसे बोला वैसे हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। जब इस तरह का सवाल दे आपके पेपर में तो लास्ट का 2 पंक्तियों को आप भरिए और स्टार्टिंग के 2 पंक्ति को भर दीजिए। जैसे हमने देखिए कंप्लीट किया, पी के ठीक बाईं ओर को एम बैठा दिया, क्यू के ठीक बाईं ओर को ओ बैठा दिया, कंप्लीट हो गया। फिर देखिए आर जो है वो पी के ठीक दाईं ओर तथा यल के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी आर जो है वो भाई पी के ठीक दाईं ओर, यानी देखिए पी तो ऑलरेडी यहाँ बैठा है तो आर को यहाँ बैठा देते हैं, तभी तो साथी पी के ठीक राइट साइड में आर बैठेगा तथा यल के बाईं ओर, तो यल को यहाँ बैठा देंगे। तो देखिए एल के और पी के बीच में आर बैठ गया, पी के राइट साइड में और एल के बाईं साइड में। लाइन कंप्लीट हो चुका है जो सवाल हमसे पूछा था। फिर देखिए यन जो है वो यल के ठीक दाईं ओर, यल के ठीक दाईं ओर यन, यानी यन को यहाँ बैठा दिया जाए भाई। फिर देखिए ओ के ठीक बाईं ओर, देखिए ओ तो ऑलरेडी बैठा है तो इसके जस्ट बाईं साइड में यन बैठ गया। सातों पंक्ति बैठ चुके हैं। अब देखिए सवाल क्या पूछा उसको पढ़ कर उत्तर दे दीजिए। यन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? यन यहाँ बैठा है। इसके लेफ्ट साइड दूसरे स्थान पे कौन है? पहले तो यल है, दूसरे पे आर है। तो भाई यन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? आर बैठा है, यानी सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 2 सवाल पूछे जा रहे इस तरह का, ध्यान रखिएगा। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। इस सवाल कॉल करिए, किसी निश्चित कूट भाषा में BSGN को 5 22 10 17 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और TAUE को 23 4 24 8 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में PJDQ को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? जरा हल करिए भाई। जैसे BSGN इसका कोड आपको दे रखा है, जैसे 5 दे रखा है, 22 दे रखा है, 10 दे रखा है, 17, यानी 4 अक्षर है तो 4 अक्षरों के लिए अलग अलग नंबर भी कोड दिया है। तो जब इस तरह का सवाल आए तो हल करने का तरीका कि सबसे पहले आपको हर एक अक्षर का कोड करना है। जैसे B होता है 2, यस होता 19, G होता 7, यन होता 14। अब देखिए नंबरों से नंबरों का रिलेट करिए। 2 से 5 हुआ यानी +3 हुआ है, 19 से 22 +3 हुआ है, और यहाँ पे देखिए 7 से 10 इसमें भी +3 हुआ है, 14 17 इसमें भी +3 हुआ है। यानी भाई जो अक्षर था, जो कोड हुआ है, हर एक अक्षर का कोड करने के बाद इसमें +3 ऐड करके कोड किया है। तो देखिए जो हमसे पूछा सेम इसको फॉलो करते हैं, देखते हैं क्या हमें आंसर मिलता है। PJDQ, तो सबसे पहले हर एक अक्षर का कोड करेंगे। P होता 16, J होता 10, D होता 4, Q होता 17, तो सभी +3 करिए। 16 में 3 जोड़ देंगे तो 19 मिल जाएगा, 10 में 3 जोड़ देंगे तो 13 मिल जाएगा, 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7 मिल जाएगा, 17 में 3 जोड़ देंगे तो 20 बन जाएगा। यानी जो हमारा PJDQ का कोड होगा वो 19 13 7 20 होगा। 19 13 7 20, देखिए पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके समझ में आया आप सभी को? चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5। किसी निश्चित कूट भाषा में जैम्ब को 51 39 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और BALM को 95 21 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में यल के लिए कूट क्या होगा? जैसे यल हमसे पूछा तो हम दोनों में कॉमन चेक कर लेते हैं भाई। देखिए जैम्ब में तो B है, यल है ही नहीं, केवल इस बाम में जो BALM में L है।
अब देखिए इसमें हमें इलिमिनेट मेथड लगाना पड़ेगा। जैसे GAMB, जैम्ब में भाई 4 अक्षर है तो इसमें 4 अलग कोड दिया है। उसके बाद देखिए BALM, इसमें 4 अक्षर हैं तो इसमें भी 4 अलग कोड दिया है भाई। देखिए यल हमसे पूछा है, यल को जब हम कॉमन चेक करेंगे तो जैम्ब में यल है ही नहीं, इसका मतलब भाई इसमें हमें एलिमिनेट मेथड लगाना पड़ेगा। इलिमिनेशन मेथड किसमें लगता है? जो कोड होगा और जिसमें यल रहेगा उसी में हमारा आंसर होगा, यानी इसी बाम में हमारा आंसर मिलेगा। देखिए इसमें यल है ना, तो इसी में हमारा कोई ना कोई नंबर मिलेगा, या तो 9 होगा, या तो 5 होगा, 2 होगा, या तो 1 हो जाएगा। चलिए इलिमिनेट करते हैं। देखिए 5 से 5 को इलिमिनेट कर दीजिए, इलिमिनेट हो गया। 1 को 1 से इलिमिनेट कर दीजिए, फिर उसका देखिए 9 से 9 को इलिमिनेट कर दीजिए। अब देखिए यल भाई 2 बच रहा है बाम वाले में, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यल का कोड ही क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऐसे सवाल हल होता है भाई जब कॉमन नहीं मिला तो, ध्यान रखिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। इस सवाल को हल करिए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 208, 190, 163, 127, 82 क्वेश्चन मार्क। नंबरों का श्रृंखला तो भाई घट रहा है। 208 से 190, यानी 190 से 208 कैसे जा सकते हैं हम लोग? तो इसमें +18 कर सकते हैं, यानी इसमें -18 हुआ है भाई। 190 से 163 यानी -27 हुआ है। अब देखिए ध्यान से इसको हम आपको बताएंगे भाई, क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल है। हल करते रहिए भाई। 208 से 190, 163, 127 और 82। 208 से 190 यानी इसमें भाई -18 हुआ है। 190 से 163 जाना, यानी 190 में से हम -27 को कम कर देंगे। 163 से 127 हमें जाना है, तो इसमें हम कितने का माइनस कर दें? तो सर जी 36 का माइनस किया जाए भाई, बताइए। बिल्कुल 163 से हमें 36 माइनस कर देंगे तो भाई देखिए हमारा मिल जाएगा 127। बिल्कुल ठीक है। फिर 127 से 82, 1827 यानी 45। भाई इसमें देखिए -45 हुआ है भाई। इसमें तो 9 का टेबल देखिए पढ़ दिया है। 9 2 9 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, यानी जो हमारा लास्ट संख्या 82 है, इसमें हम -54 को कर सकते हैं भाई। चलिए निकालिए, देखिए कितना आएगा। 82 में से 54 को कम करिए, 12 में से 4 घटा 8, यानी इकाई अंक 8 आना चाहिए, 28 हो जाएगा भाई। यानी इस सवाल का हमारा पहला ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि 28 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके समझ में आप सभी को? ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यदि शब्द ग्रेसफुल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान बिल्कुल अनचेंजेबल रहेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा? जैसे भाई ग्रेसफुल आपसे दिया है ना, GRACEFUL, तो इसमें जितने भी ग्रेसफुल में अक्षर है ना, तो आपको अंग्रेजी वर्ड के मूल के हिसाब से सेट करना है। जैसे कि ABCDEFGHIJKLM, ऐसे बिल्कुल क्रम वाइज। तो देखिए ग्रेसफुल में सबसे पहला अक्षर तो ए आएगा भाई, क्योंकि ए शुरू होता है। बी है नहीं, सी है देखिए, तो सी यहाँ आ जाएगा। CDE है देखिए, तो ई यहाँ पे आ जाएगा। एफ यहाँ पे आ जाएगा। एफ जी है, बिल्कुल है, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। GHIJKL है, यल यहाँ पे आ जाएगा भाई। MNOPQR है देखिए, आर तो यहाँ आ जाएगा। RSTU, यू देखिए है। अब देखिए जी से ए आ गया, यानी ये भाई चेंज हो गया। आर से सी होगा, ये चेंज हो गया। ए से ई चेंज हो गया। सी से एफ चेंज हो गया। ई से जी चेंज हो गया। एफ से एल चेंज हो गया। यू से आर चेंज हो गया। एल से यू चेंज हो गया। यानी ऐसा कोई अक्षर नहीं हुआ जो कि साथी अपना पोजीशन सेम रखें, एक जगह रखें। सभी अपना अक्षर को क्या कर दिए भाई, चेंज कर दिए। यानी इस सवाल का राइट आंसर एक का भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके समझ में आया? चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8। और साथी आप आगे बढ़ने से पहले आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आप लोग का एग्जाम किस डेट को होने वाला है, क्योंकि आप लोगों के लिए हमें क्लास प्रोवाइड करना है। जैसे एक सुबह 8 बजे क्लास हो चुकी है, जिनका पेपर बाकी है तो उस पेपर को कंप्लीट कर लीजिए भाई, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से पूरा पेपर हुआ है। ये भी पूरा पेपर आपको देखना है। देखिए एक निश्चित कोड भाषा में x @ c का अर्थ है कि
यक्स जो है वो सी की पुत्री। भाई देखिए जब इस तरह का सवाल आपको दे तो आपको पूरा पढ़ना नहीं है, मतलब ये रखना है, ये देखना है जो यहाँ पे समीकरण दिया है इससे मतलब आपको रखना है। देखिए जैसे यन है, अब ई है, जो साथी यहाँ पे बीच में प्रतीक दिया है ना, इसका मतलब आपको प्रश्न में देखना है क्या दिया है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए ना यक्स एट द रेट, तो एट द रेट का मतलब क्या है कि यक्स जो है वो सी की पुत्री है, यानी ये ई की पुत्री कौन हो जाएगी, यन हो जाएगी। भाई ध्यान रखिएगा, यही मतलब होता है इस सवाल का। ठीक है, देखिए हमने बीच में क्या कर दिया, एट द रेट का मतलब क्या था प्रश्न में, यानी अर्थ है कि एक्स जो है वो सु की पुत्री यानी ई की पुत्री, इसमें यन हो जाएगा। तो आपको इसमें फॉलो करना पड़ेगा जो यहाँ पे समीकरण आपको देगा एक। ठीक है, फिर देखिए ई के बाद देखिए डॉलर का साइन यहाँ पे है, उसका जे है, तो देखिए एरो आप इधर लगाएंगे भाई। देखिए डॉलर का मतलब क्या दिया है प्रश्न में, यक्स डॉलर सी का अर्थ है कि यक्स जो है वो सी का पति यानी जे का पति ई हो जाएगा यहाँ पे भाई, जे का पति ई है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे एट द रेट फिर दे दिया है, यस इस बार दिया है। एट द रेट का मतलब पुत्री यानी यक्स जो सी की पुत्री यानी यस की पुत्री कौन है भाई, जे है। अब देखिए जब आपका इस तरह से समीकरण बन जाएगा पूरा ना, तो लास्ट वाले अक्षर को अपने आप सवाल देखिए क्या पूछा है, जे का यन से क्या संबंध है, जे का यन से क्या संबंध है, यानी यस हम हो गए भाई, मेरी पुत्री जे है, मेरी पुत्री जे का पति ई है, ई का पुत्री यन है, तो यन का जे का यन से क्या होगा भाई, यानी मैं यस हूं, मेरी पुत्री जे है, जे का पति ई है, और ई की पुत्री यन है, यानी भाई जे और ई आपस में क्या है भाई, पति पत्नी है, इनकी पुत्री यन है, यानी यन का जे से क्या होगा भाई, तो माता हो जाएगा भाई, जे का यन से क्या होगा यानी माता हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान सवाल हुआ भाई। हमेशा याद रखिए लास्ट वाले को अपने आप को मानेंगे, यानी हम खुद है, मैं। देखिए जैसे यस मैं हूं, मेरी पुत्री जे है, मेरी पुत्री जे की पति ई है, ई की पुत्री एन हो जाएगा, यानी भाई जे और ई क्या हो जाएंगे आपस में, पति पत्नी, और इन्हीं पति पत्नी का एन क्या है, पुत्री है, सिंपल सा। तो जे का एन से क्या होगा रिलेशन भाई, माता से रिलेशन है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, तो वह कौन सा अक्षर समूह से संबंधित नहीं है। यानी 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 तो किसी न किसी रूप से समान है, एक अलग है, वही अलग बताइए। जैसे देखिए जैसे इस तरह का सवाल देना तो आपको हर एक ऑप्शन में कोड करना है। देखिए पहला ऑप्शन यच होता 8, जे होता 10, यल होता 12, 8 से 10 यानी +2 हुआ है, 10 से 12 +2 हुआ है। अब ऑप्शन बी को कोड करिए, यन होता 14, पी होता 16, आर होता 18, इसमें भी देखिए +2 हुआ है, इसमें भी +2 हुआ है। अब ऑप्शन सी चेक करिए, यस होता 19, यू होता 21, इसमें +2 हुआ है, लेकिन भाई देखिए यहाँ पे भी दे रखा 22 हो जाएगा, यानी इसमें भाई +1 हो गया, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो सकता है। ऑप्शन डी को चेक करिए, यफ देखिए 6 होता है, यच 8 होता है, जे 10 होता है, तो इसमें +2, इसमें +2, तो कौन सा ऑप्शन अलग दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुरू में तो भाई +2 किया लेकिन लास्ट वाले में +1 कोड कर दिया है, तो यही क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा भाई, इन समूह से संबंधित नहीं हो रहे हैं। ऑप्शन सी यस यू भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके 1 मिनट आपको एक प्रश्न में देना है रीजनिंग में, ध्यान रखिएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हल करिए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, EHO, एच JP, KLQ, क्वेश्चन मार्क, QPS। जब साथी अक्षरों का श्रृंखला दे तो हमने आपको बताया है कि सबसे पहले हर एक समूह का पहला अक्षर उठाइए, जैसे EHO का पहला अक्षर ई उठा लीजिए, HJP का पहला अक्षर एच उठाइए, KLQ का पहला अक्षर Q उठा लीजिए, उसका देखिए क्वेश्चन मार्क यानी हमें ऑप्शन चाहिए। अब देखिए ई होता 5, इनका कोड कर दिए, एच होता 8, के होता 11, तो 5 से 8 +3 हुआ, 8 से 11 +3 हुआ, इसका मतलब भाई हम 11 में 3 जोड़ देंगे 14। नंबर तो चाहिए नहीं हमें, तो अक्षर चाहिए, यानी यन आएगा भाई, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे यन आएगा। और यहाँ पे देखिए लास्ट वाला क्यू जो दिया है 17 होता है, जो कि 14 में 3 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। यानी जो हमारा ऑप्शन मिलेगा वो यन से मिलेगा भाई,
या तो ऑप्शन सी होगा या तो डी ऑप्शन हो जाएगा, या तो डबल एन हो जाएगा या तो एन एम हो जाएगा। चलिए दूसरा अक्षर चेक करते हैं, मालूम हो जाएगा अपने आप। देखिए इसमें सेकेंड अक्षर यच है, इसमें देखिए जे है और इसमें यल है। इनका कोड करिए 8 10 12, ये भी 14 यानी एन हो जाएगा भाई। देखिए +2 इसमें हुआ है, +2 इसमें हुआ है, तो इसी प्रकार हम +2 कर देंगे यानी डबल एन आर हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, यदि साथ ही आप सभी को किसी भी प्रकार का दिक्कत आएगी किसी भी प्रश्न पे तो आप जरूर से जरूर बता दीजिएगा। डाउट लेकर नहीं बैठेंगे अपने पेपर में, क्योंकि सारे प्रश्न यही टाइप के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यदि भाग और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए तथा प्लस और माइनस को भी परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बताइए भाई। सवाल बोला है कि भाग और गुणा को बदल दीजिए, प्लस माइनस को बदल दीजिए, कहां पर? इस समीकरण में। उसके बाद हल करिए। देखिए भाई 50 माइनस है तो प्लस में बदल दीजिए, 9 के बाद भाग है तो गुणा में बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस में बदल दीजिए, 63 के बाद देखिए गुणा है तो भाग में बदल दीजिए। ये हमारा समीकरण बन चुका है। इसमें बॉडमस नियम लगा देते हैं। तो देखिए क्या आ गया भाई, 50 + 9 × 1 माइनस 7 का भाग 63 में देंगे यानी 7 9 63 हो जाएगा। 50 + 9 एकम 9 माइनस 9 यानी भाई कितना होगा? 50 9 59, 59 में से 9 घटा देंगे फिर 50 हो जाएगा, यानी 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस तो केवल कितना बचा? 50 बचा। यानी इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, समझ में आया आप सभी को? चलिए अगला सवाल कॉल करिए जरा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए यदि शब्द जोस्टलेड के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान बिल्कुल अपरिवर्तित रहेगा? यानी वही सेम सवाल है भाई। देखिए इसमें चेक भी कर लेते हैं, जैसे JOSTLED जोस्टलेड दिया है तो सबसे पहले हम किसको रखेंगे? ए तो है नहीं, बी नहीं है, सी नहीं, डी नहीं, डी है देखिए तो डी यहाँ आ जाएगा, डी के बाद ई यहाँ पे आ जाएगा, DEFGHI, जे है देखिए पहला अक्षर जोस्टलेड में तो जे यहाँ पे आ जाएगा, JKL तो एल यहाँ पे आ जाएगा, एल यहाँ पे आ गया, LMNO देखिए यहाँ पे आ जाएगा, OPQR यस देखिए यहाँ पे आएगा, टी लास्ट में आ जाएगा। तो कोई अक्षर बिल्कुल अपरिवर्तित रहे? सभी भाई परिवर्तित हो गए, चेंज हो गए। देखिए जे से डी हो गया, ओ से ई हो गया, यस से जे हो गया, टी से एल हो गया, एल से ओ, ई से यस, डी से टी हो गया, यानी 0 हो जाएगा भाई इस सवाल का राइट आंसर। कोई ऐसा शब्द नहीं जो कि अपने स्थान को बिल्कुल अनचेंजेबल किए, चेंज कर दिए भाई सभी लोग। ओके, तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13 हल करिए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 79 72 58 37 9 क्वेश्चन मार्क। बताइए ये सवाल आपके लिए होमवर्क दे दे क्या भाई? नहीं भाई, इसको कंप्लीट कराएंगे क्योंकि अच्छा सवाल है, क्योंकि माइनस में आंसर दिया है। थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन थोड़ा सा ध्यान से हल करेंगे। 79 72 58 37 9, देखिए 79 से 72 यानी -7 किया है, फिर 72 से 58 यानी -14 किया है, 58 से 37 यानी 58 37 में हम कितना जोड़ते हैं तो 58 होता है 21, यानी इसमें -21 किया है। 37 से 19 यानी इसमें भाई 19 से 37 यानी 9 है, 9 9 9 यानी 9 में हम कितना जोड़ते हैं तो 37 28 यानी इसमें -28 है भाई। ये तो 7 का टेबल पड़ गया। देखिए 7 14 21 20 यानी 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 यानी 7 कम 7, 7 दूना 14, 7 3 21, 7 28। तो लास्ट वाला जो संख्या 9 है इसमें हमें कितने का माइनस करना होगा? तो 35 का माइनस करना पड़ेगा। तो कर दीजिए भाई, 9 में से -35 को कम करके कितना आएगा? यानी -26 आएगा। तो इस सवाल का सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कितने लोग का ठीक हुआ भाई? सभी का। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को भी परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? चलिए दोस्त, एक सवाल हमने आपको कराया है ना, ये सवाल होमवर्क आपके लिए रहेगा। बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या आएगा? तो थोड़ा सा अपने से भी आप प्रैक्टिस करिए, कितना आंसर आएगा करके बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हल करते हैं। ये सवाल भी भाई कोई शिफ्ट पे पीछा नहीं छोड़ा है, हर शिफ्ट में ये सवाल दे रहे हैं।
सभी तार केबल है, यानी सभी तार को हम टी से डिनोट करेंगे। सभी तार क्या है, केबल है, तो केबल को भाई हम के से डिनोट करेंगे। ठीक है, सभी तार जो है वो रस्सियां, यानी ये सभी तार हो जाएंगे ना भाई, रस्सियां भी हैं भाई। ठीक है, कुछ रस्सियां स्टील, यानी ये जो कुछ रस्सियां ना वो स्टील है, स्टील को यस से डिनोट करें। ये हमारा भाई कथन बन चुका है। कथन कितना जल्दी बना है ना भाई। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कुछ स्टील क्या तार है, कुछ स्टील जो है ये तार है क्या, नहीं सर जी हमें तो दिखाई नहीं दे रहा भाई। स्टील यहाँ पे, तार यहाँ पे, इसका मतलब बहुत दूर दूर का रिलेशन लग रहा है भाई। यानी पहला तो निष्कर्ष हमारा नहीं मिल रहा है भाई। दूसरा देखिए कुछ रस्सियां क्या केबल हैं, ये कुछ रस्सियां क्या केबल हैं, बिल्कुल सर जी है, तो देखिए बीच में ही तो है, पूरे केबल है भाई। यानी दूसरा आपका बिल्कुल मैच कर गया, दूसरा आपका बिल्कुल अनुसरण कर रहा है, यानी केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। यानी पहला देखिए बिल्कुल सही आपका राइट आंसर दिया है। ओके, समझ में आप सभी को। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए मैथ के सॉल्व कॉल करिए। एक समबाहुभुज ए के बाह्य कोण और अंतःकोण का अनुपात 1:4 है, तो ए की भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए। तो भाई एक समभुज है, ए के बाह्य कोण और अंतःकोण का अनुपात, तो इनके बाह्य कोण, और आप जानते हैं भाई कि एक समभुज के बाह्य कोण और अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अनुपात को हम 1x + 4x मान लेते हैं भाई, क्योंकि बाह्य कोण और अंतःकोण का अनुपात दिया है। यानी 1x + 4x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से 5x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 का भाग 180 में कराएंगे तो कितना होगा, 5 × 3 = 15, 18 में से 15 3, 5 × 6 = 30, यानी 36 डिग्री हो जाएगा। यानी x की वैल्यू जब 36 डिग्री निकल गया, तो जब आप ए की भुजा निकालेंगे तो 360/36 कर दीजिए, 36 दाह में 360 यानी 10 हो जाएगा। तो ए की भुजाओं की संख्या कितनी है, 10 है भाई। तो ऑप्शन से यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। यन की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगी भाई। ओके, देखिए समय बिल्कुल भी नहीं है, तो बेसिक हम आप तो कराने नहीं जाएंगे भाई, तरीका बस सीख लीजिए कैसे सॉल्व होगा आप सभी से, इसी तरह आपको हल करना है। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 70। देखिए भाई 7 बॉक्स वाला एक और सवाल दिया आप सभी से, चलिए निकालिए भाई क्या आएगा राइट आंसर, जरा हल करिए भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या आएगा। तो ये सवाल आपके लिए होने वाला है। जैसे देखिए सवाल दिया है कि 7 बॉक्स है DEFGIJ और K, एक के एक ऊपर रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे गए हैं। 7 बॉक्स रखे गए हैं भाई, ये सवाल कैसे हल होगा भाई, थोड़ा सा इसमें तो जगह ही नहीं बचा। हल करिए भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। एफ के ऊपर कोई बॉक्स नहीं रखा गया है, 7 बॉक्स हैं DEFGIJ और K, है ना भाई। इसके लिए तो एक अलग से पेज चाहिए। देखिए चलिए भाई इसी में आपको हम करके बता दें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है ना, जैसे 7 है, ध्यान से देखिए भाई आपने, केवल 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ये 7 बॉक्स है ना, 3 ठो इसमें 3 ठो इसमें, 1 खो ये। सवाल देखिए क्या पूछा, यफ के एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन कंप्लीट करेंगे। यफ के ऊपर कोई बॉक्स नहीं रखा गया, यानी यफ को सबसे ऊपर रखेंगे तभी तो साथी सवाल का हम फॉलो करेंगे। सवाल बोला कि यफ के ऊपर कोई बॉक्स नहीं रखा गया, तो यफ को सबसे ऊपर रख देंगे। यफ और के के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, डी और ई के बीच केवल 1 बॉक्स रखे गए हैं। डी भाई देखिए यफ को सबसे ऊपर रखा गया जो कि हमने रख दिया, यफ और के के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, यानी भाई यफ और के के बीच केवल 3 बॉक्स। तो यदि भाई हम के को यहाँ रखेंगे तभी तो देखिए एक ये एक ये एक एक 3 बॉक्स यफ और के के बीच में होंगे भाई, ठीक। यानी यफ और के के बीच 3 बॉक्स, के को यहाँ रखेंगे तभी देखिए एक ये बॉक्स हो जाएगा, 2 बॉक्स ये, 3 बॉक्स ये, यानी यफ और के के बीच 3 बॉक्स हमने रख दिया, ठीक। ये भी लाइन पूरा हो गया। फिर देखिए डी और ई के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया, यानी भाई डी और ना ई के बीच केवल एक ही बॉक्स रखा गया है। तो बताइए कहां पर रखा जाए भाई। तो फिर देखिए डी और ई के बीच केवल एक बॉक्स, ई को के ठीक ऊपर रखा गया है। यह भी कंडीशन बोला है कि डी और ई के बीच केवल एक ही बॉक्स रखा गया, लेकिन के ठीक ऊपर ई को भी रखा गया है भाई। यानी भाई
यानी मान के चलिए भाई हम के ठीक ऊपर ई रखा, यानी ई को यहाँ रख देंगे भाई हम, ई के यहाँ सवाल देखिए डी और ई के बीच केवल, यहाँ पे देखिए डी और ई के बीच, तो डी को यहाँ रखते हैं तभी तो देखिए साथी एक बॉक्स खाली रहेगा डी और ई के बीच, ये वाला बॉक्स देखिए खाली है। सवाल देखिए कंप्लीट हो गया हमारा, डी और ई के बीच केवल एक बॉक्स रखा, यानी डी यहाँ है ई यहाँ, यानी इसके बीच में एक बॉक्स खाली हो गया। तीसरा लाइन पढ़िए देखिए, ई को के ठीक ऊपर रखा गया, तो के ठीक ऊपर ई को हमने रख दिया, ये भी लाइन क्लियर हो गया। डी और जी के बीच केवल 4 बॉक्स रखे गए हैं, डी यहाँ है, जी को कहाँ बैठाया जाए भाई, तो जी को कहाँ बैठा दिया, सबसे लास्ट में बैठा दिया, यहाँ पर बैठा दिया जाए भाई, तभी तो ये 4 बॉक्स होगा। देखिए 4 बॉक्स, 3 बॉक्स इसमें, 1 बॉक्स इसमें, डी में है ना भाई, 3 बॉक्स इसमें, 1 बॉक्स इसमें, 4 बॉक्स हो जाएंगे डी और जी के बीच में, है ना। डी और जी के बीच केवल 4 बॉक्स रखेंगे। जे को आई के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया, यानी आई के ऊपर किसी एक स्थान पर जे को रख दिया गया है, तो दोस्त मेरे आई को इसमें रख दीजिए, तो जे को यहाँ रख दीजिए, बस 7 बॉक्स कंप्लीट हो गए। सवाल क्या पूछा है, जे के नीचे दूसरे स्थान पे कौन सा है, तो जे के नीचे दूसरे स्थान पे, पहले पे तो ई है नीचे से, दूसरे का पे के हो जाएगा, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा भाई देखिए इसमें जगह नहीं बचा था, लेकिन हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट कराया भाई। इस तरह का सवाल मैंने बहुत कराया है। यदि आप जो हमने आपको क्लास दिया है, यदि आपने आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 का प्लेलिस्ट नहीं चेक किया तो चेक कर लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन करा दिया भाई, एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। इस तरह का सारे सवाल हमने कराया आपको। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को हल करिए। लोकेश अपनी कक्षा में ऊपर से 24वें स्थान पर है तथा नीचे से 34वें स्थान पे, तो उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं। जब साथी ऊपर से नीचे से दे तो दोनों को जोड़ दीजिए, 24 + 34 कितना होगा, 58 होगा, इसमें से एक को कम कर दी, यानी लोकेश की कक्षा में टोटल छात्र कितने होंगे, 57 हो जाएंगे, जो कि पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पराग कोश में वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है, बताइए। पराग कोश में वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो भाई याद रखिए परागण कहलाता है, बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 20, बीज के अंकुरण के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ के रूप में वर्धित होता है वह कौन सा है। बीज के अंकुरण के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ के ऊपर वर्धित होता है वह कौन सा है, तो मूलांकुर है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है, तो साथियों पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है तो उसे परासरण कहते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को हल करिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है, तो साथियों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है, तो सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 23, बाह्य उद्दीपन द्वारा प्रेरित पादप गति क्या कहलाती है, बताइए। बाह्य उद्दीपन द्वारा प्रेरित पादप गति क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा कंपानुकुंचन गति कहलाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, जब ऑक्सीजन के उपयोग के बिना भोजन का अपपटन होता है तो उसे क्या कहते हैं, कौन सा श्वसन कहते हैं। जब ऑक्सीजन के उपयोग के बिना भोजन का अपपटन होता है तो उसे भाई अवायवीय श्वसन कहते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 25, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, तो कोशिका भित्ति कहलाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कॉल करिए। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है, तो उत्परिवर्तन कहलाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला सवाल क्या पूछा था भाई शिफ्टों में, निम्नलिखित में से कौन सा कण संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति को नियंत्रित करता है, तो साथियों कौन सा कण संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति को नियंत्रित करता है, तो पैतृक और मातृ डीएनए दोनों का, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके
अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28। डबल टी डब्ल्यू डी जीन प्रारूप वाले निर्मित युग्मकों का प्रतिशत कितना होगा? भाई याद रखिएगा, यदि कैपिटल टी है स्मॉल टी है, कैपिटल डब्ल्यू है स्मॉल डब्ल्यू है, तो इनका जो भाई प्रतिशत बनता है हमेशा याद रखिएगा 25% बनता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कॉल करिए। डैश उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन आनुवंशिक नहीं होता, तो कौन सा उत्परिवर्तन म्यूटेशन आनुवंशिक नहीं होता है? तो याद रखिए दैहिक नहीं होता। डी ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 30। वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक उत्तकों को क्या कहा जाता है? तो साथियों वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक उत्तकों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा संवहनी उत्तक कहते हैं। बी ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किसे एक औषधीय पौधा माना जाता है? तो साथियों किसे एक औषधीय पौधा माना जाता है? तो नीम को भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखिए तो क्वेश्चन नंबर 32। हमारी जीवा पर कौन सा अभिग्राही यानी रिसेप्टर स्थित होता है? बताइए दोस्त, हमारी जीवा पर कौन सा अभिग्राही यानी रिसेप्टर स्थित होता है? तो भाई याद रखिएगा रस संवेदी होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर जाता है, तो किस में भाई? पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को भाई ये तो ग्लूकोज में परिवर्तित कर जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कॉल करिए। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो साथियों किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? तो सर जी ओ को कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा क्या होती है? अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा क्या होती है? तो सर जी पाइरूवेट होती है। ऑप्शन यहां से पाइरूवेट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36। इनमें से कौन सा उत्तक की मरम्मत में मदद करता है? तो साथियों इनमें से कौन सा टिश्यू जो कि टिश्यू की मरम्मत में मदद करता है? तो सर जी एरियोलर करता है। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? तो भाई तंत्रिका कोशिका ये संयोजी उत्तक नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38। डैश पादप का एक वर्धी भाग नहीं है, तो इनमें से कौन सा पादप का एक वर्धी भाग नहीं है? तो याद रखिएगा फल जो कि पादप का एक वर्धी भाग नहीं है। ऑप्शन ए यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 कॉल करिए। श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? तो साथियों श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? तो रंध्र में, स्टोमेटा जिसे बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को हल करिए। क्या होगा राइट आंसर? गार्ड कोशिकाएं किस प्रक्रिया में शामिल है? तो साथियों गार्ड कोशिकाएं किस प्रक्रिया में शामिल होती है? तो वाष्पोत्सर्जन में होती है। इसमें जल हानि होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 कॉल करिए। ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट का विघटन किस में होता है? ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट का विघटन किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 42। कार्य होती यदि क्या है? तो भाई कार्य होती है यदि बल है तो। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बल है तभी तो कार्य होगा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए। क्या पूछा था? किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो साथियों आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल पे नए तो भाई सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार क्लास आप सभी के बीच आएगी बहुत ही शानदार तरीके से। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन करेंगे। 16 जनवरी तक की क्लास आने वाली है। तो किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो सर जी बंदूक की तुलना में अधिक होती है भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 कॉल करिए। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला न पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें क्या निहित है?
कौन सा ऊर्जा निहित है? एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाली पानी टरबाइन घुमा सकता है, क्योंकि इसमें भाई याद रखिए गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कॉल करिए। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46। 18 ओम प्रतिरोध वाले एक विद्युत बल्ब पर शून्य वोल्टेज आरोपित किए जाने पर इसकी शक्ति क्या होगी? तो क्या होता है? P बराबर भी आई हो जाएगा भाई। यहाँ से तो आप जानते हैं कि भी इसमें भाई वोल्टेज जीरो है, तो यहाँ पे I क्या हो जाएगा भाई? I भी तो जीरो हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी P बराबर क्या हो जाएगा? 0 × 0 हो जाएगा, यानी इसकी शक्ति कितना होगा? 0 वाट हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको फॉर्मूला मालूम होगा उसमें से कोई जीरो होगा तो जीरो में से जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही तो आएगा भाई। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47। विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के लिए सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? विद्युत धारा उत्पन्न ऊष्मा के लिए सही सूत्र बताइए कौन सा? फॉर्मूला आप सभी से पूछा जा रहा है। तो भाई H बराबर आप जानते ना, हीट बराबर भीट, ये फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा। H बराबर भीट, तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। हीट के लिए भाई सही सूत्र यही हो जाएगा, H बराबर भीट, VIT। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा? तो इन पदार्थों में ध्वनि का सबसे वेग जो है वो कम होगा किस में? तो वायु में भाई, एयर में सबसे कम होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 कॉल करिए। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसको क्या कहते हैं? जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसको क्या कहेंगे? तो सर जी उसे फोकस बिंदु कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन हल करिए तो आज की इस क्लास का। इनमें से किसका पीएच का मान शुद्ध जल से कम होता है? तो देखिए जठरस होगा तो इसका मान भाई शुद्ध जल से कम होता है पीएच मान, तो जठरस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो भाई आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने पेपर्स पहले इन सभी प्रश्नों को काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में ऐसे मिलेंगे जो इस क्लास से आपको देखने को मिल सकता है। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे भाई कि आज के इस क्लास का सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए और आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें जरूर बताइएगा। प्लस आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्त आज जो तीसरा शिफ्ट आपका पेपर पूरा कंप्लीट होगा उसके आधारित पर शाम को पूरा पेपर आपको हम करवाएंगे, तो इसलिए नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। ठीक है, तो सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।